हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने सिद्ध किया था अपरिमेय संख्या को, मतलब उसको कैसे सिद्ध किया जाएगा। तो वो जितने भी टाइप का बोर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है तो सारे टाइप्स लगभग हमने बता दिया था। आज का हमारा टॉपिक है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य और अभाज्य से संबंधित किस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड पूछता है तो उसको आज हम सीखेंगे। तो दोनों की परिभाषा हम फर्स्ट क्लास में बता चुके थे, लेकिन एक बार फिर से हम रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, उन्हें भाज्य कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ संख्याएं दिए हैं, उदाहरण में 4। तो 4 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा? 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा। ये उसके गुणनखंड हो गया। गुणनखंड मतलब किसी संख्या में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा। 6, तो हम सोचेंगे कि फिर 6 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा। 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से, 6 से। ये सारी संख्याएं 6 के गुणनखंड हो गए। उसी प्रकार से 8 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा, 9 में कौन कौन संख्या से भाग लगेगा। ये सारी संख्याएं ये इसके गुणनखंड हो गया, ये सभी इसके गुणनखंड हो गए। जब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो तो वो भाज्य हो जाएगा। और अभाज्य में हम बताए थे कि केवल 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। 2 गुणनखंड मतलब कि उस संख्या में 1 से भाग लगे और स्वयं जो संख्या है उसी से भाग लगे। यहाँ हम देख रहे हैं 2 में 1 से भाग लगेगा और स्वयं 2 से ही भाग लगेगा और कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा। 3 में 1 से भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा। 5 में 1 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा। 7 में 1 से भाग लगेगा, 7 से लगेगा। 11 में 1 और 11 से ही भाग लगेगा। इसके अलावा तीसरा कोई और संख्या नहीं है जो 11 को डिवाइड कर सके। तो अभाज्य का मतलब हो गया जिसके केवल 2 गुणनखंड। भाज्य का मतलब जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड। तो इसको हम समझ लिए। अब हम चलते हैं इससे संबंधित किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड हमसे पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए आपको पूछ दिया कि 200 का अभाज्य गुणनखंड करें या अभाज्य गुणनखंड निकाले। 200 का अभाज्य गुणनखंड, तो हम क्या करेंगे? 200 ऐसे लिख लेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ कि इसमें कौन कौन संख्या से भाग लगेगा। जिससे भी भाग लगेगा तो हमको अभाज्य संख्या ही सिर्फ रखना है, अभाज्य संख्या से ही भाग करना है। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, हम 2 से भाग करेंगे, यहाँ आ जाएगा 100। फिर 2 से, क्योंकि 20 से भी लगेगा, लेकिन 20 भाज्य संख्या है, हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्या ही रखना है। फिर 2 50, 2 25। अब 25 में 2 से भाग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये सम संख्या नहीं है, विषम है। इसमें यहाँ पर लग जाएगा 5 से 25। इसका मतलब ये हो गया कि 200 बराबर हो गया, 3 को 2 है तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 5 है, गुना 5 गुना 5। तो ये हो गया 200 का अभाज्य गुणनखंड। यानी इसका जो गुणनखंड है उस गुणनखंड में अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य संख्या के रूप में इस संख्या का गुणनखंड है, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 3। 2 कितना है? 3 है, इसलिए 2 का पावर 3 गुना 5 कितने हैं? 2 है, इसलिए 5 का पावर 2। इसका गुणनखंड ये। चलिए ये दोनों एक ही चीज़ है, बस इसको थोड़ा पावर के रूप में लिखें। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या है उसका हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 196, अगर इसका कह दे अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो हम क्या करेंगे? अभाज्य खंडन ही करना है, अभाज्य संख्या से ही भाग करना है। तो लास्ट में 6 है, इसका मतलब ये सम संख्या है। लास्ट में सम संख्या तो पूरा का पूरा संख्या सम, तो 2 से भाग लग जाएगा। 2 9 18, 1 और 6 16, 2 8 16। फिर लास्ट में 8 है, 8 सम है, इसलिए ये पूरा संख्या सम होगा। तो 2 से हो जाएगा 49, 49 गुना 98, 49 है, 7 के पहाड़ा में आता है, 7 7 49। तो 196 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 7 गुना
7, 2 कितने हैं 2, 2 का स्क्वायर, 7 कितने हैं 2, 7 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। आपको 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, या ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो 1 नंबर में भी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना सीखेंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड जब भी पूछेगा तो कम से कम 2 संख्या जरूर देगा। जैसे क्वेश्चन के तौर पर देखिए, जैसे हमको दे दिया कि 8 और 6 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। 8 और 6 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। अब देखिए क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड पहले निकालना होगा। अभाज्य गुणनखंड हम इससे पहले तुरंत अभी सीखे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड जैसे आप रफ यहाँ पर कर सकते हैं 8, तो 8 का मतलब क्या हो गया 2, 4 फिर 2 और 2, मतलब कि 8 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। ये 8 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, क्योंकि अभाज्य संख्या 6, तो 6 के लिए हो जाएगा 2 गुना 3। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब हुआ जो दोनों में स्थापित हो, दोनों में हो। तो ऐसी कौन सी संख्याएं जो दोनों में है 2। इसके बाद 2 और है, तो क्या इसमें और 2 है, नहीं है, नहीं है, इसलिए अब ये उभयनिष्ठ नहीं होगा। 3 इसमें नहीं है, 3 भी उभयनिष्ठ नहीं है। जो उभयनिष्ठ है सिर्फ उसी पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो सिर्फ 1 2 मिला है, इसलिए ये हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 8 और 6 का उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 2। ये 2 हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी 2 एक ऐसी संख्या है जो 8 को भी विभाजित करता है और 6 को भी विभाजित करता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ही होता है जो 2 या 2 से अधिक संख्या को विभाजित कर दे। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। जैसे हमको दे दिया 32 तथा 16 छोड़िए, हम 28 लेते हैं। 28 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालें। उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालें। 32 है और 28 है, तो दोनों का पहले हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, और अभाज्य गुणनखंड निकालना हम सीख चुके हैं। 16 8 4 2, यहाँ पर हम लिखेंगे 32 बराबर 1 2 3 4 5, 5 2 है, 1 2 3 4 5। 28, फिर 28 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 14 2 7, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या आ गया है, इसलिए अब किसी और संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा। जो ही अभाज्य संख्या यहाँ पर आ जाए छोड़ देना है। तो 28 बराबर 2 गुना 2 गुना 7। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 32 तथा 28 का उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो 2 संख्या है तो दोनों में मिलना चाहिए। कौन मिल रहा है 2 मिल गया, फिर 2 मिल गया, उसके बाद अब कोई नहीं मिला। जो नहीं मिला उसको छोड़ देना। तो 2 मिला, हम 2 लिखेंगे। एक और 2 मिला, गुना के रूप में जितना और मिलता जाएगा उसको गुना के रूप में लिखा जाएगा। 2 दूनी 4। इस प्रकार से 32 और 28 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 4 हो गया। उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी 4 से दोनों में भाग लग सकता है। ये 2 संख्या के आधार पर हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाला। 3 संख्या के आधार पर भी दे सकता है, 4 संख्या के आधार पर भी दे सकता है। एक और क्वेश्चन हम इस पर देख लेते हैं। तीन संख्या को अब यहाँ पर हम रखते हैं, जैसे 10 25 तथा
का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाले। चार संख्या भी दे सकता है, तो सबका हमें पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो 10 का 2 पंचे 10, 2 गुना 5 25 है, तो 5 25, 60 है, तो चलिए 60 का हम निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 30, 15, 3 5 15। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 इस प्रकार से आ गया। हम यहाँ लिखेंगे 10, 25 तथा 60 का उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर क्या होगा। तो जो अब तीनों में मिल जाए, 2 संख्या देगा दोनों में मिलाना है, 3 संख्या देगा तो तीनों में हमें चेक करना है कौन मिल रहा है, 4 संख्या देगा तो चारों में मिलाना है। तो हम देख रहे हैं 2, इसमें 2 नहीं है इसलिए अब इसको भूल ही जाना है। 5 5 यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ भी 5 मिल गया है, हम 5 लिख लेते और देख लेते हैं। तो 2 तो मिला ही नहीं, एक इसमें बचा है 5 और 5 मिल गया। इसके बाद तीसरा कोई संख्या है या इसलिए अब सबको छोड़ देना है, सिर्फ और सिर्फ हमें 5 मिला है। तो 10, 25 और 60 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 5, यही हो जाएगा। इस प्रकार से 4 संख्या भी देगा तो चारों का हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेना है और चारों में हमें देखना है कि कौन मिल रहा है, वही हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। एक मिल रहा है तो वही आंसर हो गया। अगर 2 संख्या मिल रहा है तो दोनों को गुना करके लिख देंगे। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम खत्म करते हैं। अब अगला टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा वो कुछ ऐसा पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसे होगा, जांच कीजिए कि संख्या मतलब लिखिए कि जैसे मान लीजिए 5 गुना 2 गुना 7 प्लस 2 भाज्य है या अभाज्य। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ देगा, 2 अंक में पूछेगा। इसको हमें ये बताना है कि ये भाज्य है या अभाज्य। कैसे बताएंगे, पहले इसे हल करेंगे कि ये संख्या क्या आता है। तो 5 गुना 2 गुना 7 प्लस 2 बराबर क्या होगा, 5 गुना 10, 10 होते 70 और 70 आई प्लस में थे 70 और 2 संख्या हो गया 72। अब 72 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या हो जाएगा 36, 18, 9, 3। यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो 72 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। भाज्य की परिभाषा से हम जानते हैं कि जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अभाज्य की परिभाषा से जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 से ज्यादा गुणनखंड आ रहा है। एक 2 हो गया और एक 3 हो गया, 2 है और 3 है और एक सबका गुणनखंड होता है। यानी 72 की अगर हम बात करें तो इसका एक गुणनखंड हो गया, यहाँ से 2 भी आया है, 3 भी आया है। तो और जो ही 2 गुणनखंड से ज्यादा हो गया वो भाज्य की श्रेणी में आ जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 गुणनखंड तो यहाँ पहले से है और ये गुणनखंड दोनों एक के अलावा है, यानी एक तो इसका ऑलरेडी रहता ही है। यहाँ पर 2 भी आ गया है, 3 भी आ गया है, तो फिलहाल तो हमारे पास 3 गुणनखंड हो गया। तो हमको तो 2 से ज्यादा ही चाहिए भाज्य के लिए। तो जो ही 2 से ज्यादा हो गया तो वो भाज्य की श्रेणी में आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे कि चूंकि 5 गुना 2 गुना 7 प्लस 2 का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 शामिल है, यानी कि 2 गुणनखंड यहाँ पर आया है, 2 और 3 शामिल है जो 1 के अलावे गुणनखंड है। इसलिए 5 गुना 2 गुना 7 प्लस 2 भाज्य संख्या। बस हो गया, इतना बढ़ा देना है, 2 नंबर मिल गया। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको हल कर लेना है।
हल करने के बाद उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेगा। अगर उसका अभाज्य गुणनखंड हो गया तो वो भाज्य हो जाएगा। अगर ऐसा संख्या यहाँ पर आए जिसका अभाज्य गुणनखंड हो ही नहीं तो वो हो जाएगा अभाज्य। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो संख्या हमको क्वेश्चन में दिया है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 3, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 शामिल है जो 1 के अलावे गुणनखंड है। 1 के अलावे हो गया यहाँ पर तो सीधा हो गया, 2 है 3 है और 1 पहले से ही रहता है तो 3 गुणनखंड हो गया, तो 2 से बढ़ गया इसलिए हो जाएगा ये भाज्य संख्या। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। क्वेश्चन है 2 गुना 3 गुना 4 प्लस 11। ये क्वेश्चन हमको दे दे कि भाज्य है या अभाज्य, फिर इसको हमें उसी तरह से हल करना है। 2 गुना 3 गुना 4 प्लस 11, तो 2 तिया 6, 6 चौके 24 और 24 और 11 होता है 35। 35 हो गया और 35 बराबर क्या होता है 5 सते 35। जो ही 2 गुणनखंड में आ गया ये भाज्य हो जाएगा। अभाज्य कब होगा जब ये टूटना नहीं चाहिए, जैसे है वैसे ही रह जाए। जैसे यहाँ पर रह जाता 31 में किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, जैसे ये ऐसे ही रह जाता ये सीधे हो जाता अभाज्य। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि चूंकि 35 के 1 के अलावे 5 और 7 भी गुणनखंड है, इसलिए 2 गुना 3 गुना 4 प्लस 11 भाज्य है। आप इतना भी लिख सकते हैं, बस हो गया। यानी 35 के 1 के अलावे 5 और 7 भी गुणनखंड है। यहाँ पर 2 गुणनखंड है, 1 पहले से ही रहता है, यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 तो गुणनखंड हो ही गया है, इसलिए जो ही 2 से बढ़ गया तो वो भाज्य में आ जाता है, इसलिए ये भाज्य है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछ सकता है, जांच कीजिए कि क्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है जहां n प्राकृत संख्या। पहले क्वेश्चन को समझिए। 6 का पावर n है और n कह रहा है प्राकृत संख्या है, n प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या का मतलब हुआ गिनती की संख्या, यानी 1 2 3 4 5। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हम कुछ भी अगर रखेंगे पावर पर तो प्राकृत गिनती में से ही कोई ना कोई रखेंगे। 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 गिनती वाला ही संख्या यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि n प्राकृत संख्या। 4 रखेंगे। अब यहाँ से देखिए 6 का पावर 1, इसका मतलब वो संख्या जैसा है वैसा ही रह जाएगा। 6 का पावर 2 6 छक्के 36, 6 का पावर 3 36 छक्के 216। इसका मतलब यहाँ पर देख रहे हैं इसी प्रकार जब और भी हम आगे बढ़ाएंगे लास्ट में 6 ही आते जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये संख्या कभी 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो कैसे हम पहचानेंगे कि कौन संख्या 0 पर समाप्त हो रहा है। 0 वाला एक संख्या लेते हैं, तो मान लीजिए हम 10 ले लेते हैं, इसका खंडन करते हैं, 2 पंचे 10। 10 के बाद अगला जो 0 वाला आता है वो 20 होता है, 20 तो 2 10 2 5। इसके बाद जो 0 वाला आता है वो 30 होता है, 2 15 3 5। इसके बाद जो होता है वो 40 होता है, 20 10। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिसके अंत में 0 है उसका अगर हम खंडन करते हैं तो उसकी एक अपनी विशेषता है। क्या विशेषता है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों रहता है। 2 5 दोनों है, 2 5 दोनों है, 2 और 5 दोनों है, 2 और 5 दोनों है। तीसरा संख्या कौन आ रहा है नहीं आ रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन
2 और 5 जरूर रहता है तो वही संख्या 0 पर समाप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 का हम अगर खंडन करें, इसमें आता है 2 और 3, 5 नहीं है। अब 5 नहीं है तो इसका मतलब ये कभी 0 पर समाप्त नहीं हो। हम यहाँ से अब समझ सकते हैं तो जो भी इस प्रकार का संख्या देगा उसका हमें खंडन कर लेना है। तो खंडन में अगर हम देखेंगे कि 2 और 5 है तो 0 पर समाप्त होगा, और 2 और 5 नहीं है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। यहाँ पर सीधे हम ऐसे लिख सकते हैं 6 बराबर 2 गुना 3। हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल हो वही 0 पर समाप्त होता है। 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है लेकिन 5 नहीं है। 5 नहीं है, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। 2 और 3 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 6 का पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। समाप्त नहीं होगा। बस इतना बना हो गया क्वेश्चन पढ़। तो जो भी संख्या देगा उसको हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना और देखना है कि उसमें 2 और 5 है कि नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं, हम जानते हैं कि जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल है। यहाँ पर क्या है तो 2 और 3 है, 5 नहीं है। 2 और 5 दोनों शामिल हो वही 0 पर समाप्त होगा। 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, 5 नहीं है, इसलिए 6 का पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। जैसे हमको क्वेश्चन दे दे कि 10 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है जहाँ n प्राकृत संख्या है। हम फिर क्या करेंगे, जो संख्या दे उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 10 बराबर 2 गुना 5। अब इसमें 2 और 5 दोनों है, हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल हो वही 0 पर समाप्त होता है। 10 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल है, इसलिए 10 का पावर n 0 पर समाप्त होगा। तो भाज्य और अभाज्य से इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा। अभी हम जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं वो सब के सब भाज्य और अभाज्य से ही संबंधित थे, और इससे संबंधित क्वेश्चन ये आपको इस टाइप से 2 अंक में पूछ सकता है। अगर आज का क्लास अगर आप सही से समझ गए तो फिर ये 2 अंक आपसे नहीं छूटेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पर रखते हैं। कल हम HCF और LCM सीखेंगे। धन्यवाद।